राजा जनक कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है। पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार के दौरे पर है और आज उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले वो मिथिला की धरती दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया मैथिली भाषा में। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर और पटना पहुंचे। सबसे पहले जिक्र करेंगे दरभंगा में जो उन्होंने भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने मिथिला की बहुत ज़्यादा तारीफ की, साथ में तरक्की की भी बात की। जो भी चीज़ें मिथिला में फेमस है उन चीज़ों पे बात की और साथ ही तेजस्वी यादव का नाम ना लेते हुए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिजीत सर है। इनसे बात करेंगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को किस रूप में देखते हैं और जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे दरभंगा में तब वो मैथिली भाषा की और ख़ास करके मिथिला की बहुत तारीफ करते हुए नजर आए थे और उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पे भी निशाना साधा है बगैर उनका नाम लिए। सर, किस रूप में देखते हैं इस भाषण को आप? निशा, प्रधानमंत्री पहली बार दरभंगा नहीं आए हैं। इससे पहले भी दरभंगा वो आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के प्रचार में और इस बार भी आए हैं। जब भी वो दरभंगा या मधुबनी पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो मिथिला की धरती को प्रणाम करते हैं और गुणगान करते हैं मिथिला का। लेकिन आज की जो सभा थी उनकी दरभंगा की, उसमें उन्होंने कुछ खास कहा। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि वो वीडियो दिखाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीता मैया, राजा जनक कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। तो निशा, आपने भी ये वीडियो देखा और हमारे दर्शकों ने भी इस वीडियो को देखा है। पहले हमारे दर्शकों ने अगर गौर न किया हो तो हम बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, उन्होंने मैथिली में सबसे पहले लोगों को प्रणाम किया। उन्होंने मिथिला की धरती को राजा जनक और माता सीता की धरती बताया, साथ ही उन्होंने महाकवि विद्यापति की धरती भी बताया। लेकिन यहीं प्रधानमंत्री चूक गए। प्रधानमंत्री ने महाकवि विद्यापति को कविराज विद्यापति कह दिया निशा। और कविराज जो शब्द है, यह शब्द बंगाल के क्षेत्रों में या फिर जो पहले बंगाल बिहार एक हुआ करता था उस समय में कविराज शब्द का प्रयोग वैद्यराज के लिए किया जाता था। और ये आप कहीं भी जानकारी ले सकते हैं कि कविराज जो शब्द है वो वैद्यराज के लिए होता था। जो आयुर्वेद के आचार्य होते थे उनके लिए ये शब्द का प्रयोग होता था कविराज। और विद्यापति कविराज नहीं थे, विद्यापति महाकवि थे और मिथिला में उन्हें कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, कवि कोकिल विद्यापति। तो प्रधानमंत्री महोदय को ये आभास नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं और वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्हें भी इस बात का भान नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान विद्यापति जी के लिए क्या कुछ कह गए। विद्यापति जो है सर्वकालीन महाकवि हैं, सर्वकालीन महाकवि हैं, कवि कोकिल हैं और कवि कोकिल और महाकवि के नाम से वो प्रसिद्ध हैं मिथिला में। और मिथिला की बात करें तो मिथिला के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्यापति जी। महाकवि विद्यापति मिथिला के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो और उनके लिए महाकवि शब्द का प्रयोग न करके कविराज कहना ये शोभा नहीं देता है। खासकर एक देश के प्रधानमंत्री जो हैं, देश के पद पे हैं, वो उनके लिए ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह की गलती वो करे। शाब्दिक गलती है ये।
हालांकि उन्होंने मिथिला को ज्ञान, धान, पान और मखान की धरती भी कहा, जो कि सच है और है ही। लेकिन जहाँ तक धान की बात है, तो जिस तरह से बिहार में हर साल बाढ़ आता है, और खासकर मिथिलांचल के क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है, इसमें धान की जो फसल है वो सैकड़ों हजारों एकड़ में लगी फसल जो है सो हर साल बर्बाद होती है। इसको बचाने के लिए सरकार के पास अब तक कोई रोड मैप नहीं है। हर साल चुनावी भाषण में ये कहा जाता है कि बाढ़ के लिए जो है वो स्थायी उपाय किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, ये डैम बनाया जाएगा, वो रोड मैप बनाया जाएगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हर साल दर्जनों बांधें टूटती है और किसानों की हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन हम फिर से वहीं लौटते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने महाकवि विद्यापति के लिए जो बातें कही वो बिल्कुल गलत है। ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो कविराज नहीं थे, वो कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं थे, वो कोई वैद्यराज नहीं थे जो उनके लिए महाकवि छोड़कर कविराज शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया। उन्हें महाकवि शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, कवि कोकिल शब्द का प्रयोग करना चाहिए था महाकवि विद्यापति जी के लिए। निशा, इसके बाद उन्होंने 2 और जनसभाओं को संबोधित किया और इस 2 जनसभाओं में उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि जंगल राज के युवराज से बिहार का विकास नहीं होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अटकाने, लटकाने और भटकाने वाले लोगों से दूर रहिए और बिहार को बचाइए। तो आमतौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो इस तरह के भाषण में ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। हालांकि ये पहली बार ही हुआ है कि उन्होंने इस तरह से निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को सीधा सीधा उन्होंने जंगल राज का युवराज बता दिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो फिर से जंगल राज लौट आएगा। जिस तरह से लोग ये कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद पर बैठकर ये कहना कि जंगल राज के युवराज से विकास नहीं होगा, ये शोभा दिया सर? देखिए निशा, जिस तरह से चुनावी रैलियां हैं यहाँ इन्हीं तरह के भाषण का प्रयोग किया जाता है ताकि जनता का जो ब्रेन है वो वॉश किया जाए। इसके लिए इसमें महारत हासिल होती है इन राजनेताओं की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, या फिर विपक्ष के नेता हो तेजस्वी यादव, या फिर और दूसरे नेता। जब चुनावी माहौल होता है तो उस समय में इसी तरह पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे निशाना साधते हैं, एक दूसरे पे करारा प्रहार करते हैं, और ये करारा प्रहार जो होता है वो शाब्दिक होता है। इन्हीं शब्दों का खेल वो लोग खेलते हैं और जनता को किसी तरह से अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का युग है निशा, जनता को सब पता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। चाहे तेजस्वी यादव कहें कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, या फिर नरेंद्र मोदी कहें कि जंगल राज के युवराज है, तो इससे जनता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। हर लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास लोग जो हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और वो लोग समझते हैं कि राजनेता क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जनता का भी एक माइंडसेट है, जनता इन्हीं 2 धुरियों के बीच में हमेशा घूमती है। जनता का जो वोट है वो बिहार में खासकर देखा गया है कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन्हीं 2 धुरियों के बीच में इनका वोट बढ़ता है और और घूमता है। तो ये जो बातें हैं, ये चुनावी बातें हैं। चुनावी रैलियों में इन तरह की बातें अक्सर देखने को मिलती है। कई वादे मिलते हैं देखने के लिए, जिसे बाद में जुमला करार दिया जाता है। कई घोषणाएं होती है जो ज़मीन पर नहीं दिखती है। तो चुनाव है, चुनाव में लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ये राजनेता कुछ भी करने को तैयार होते, कुछ भी कह देते हैं। तो ये चुनावी भाषण है, इस पर ज़्यादा गौर करना सही नहीं होगा, और जनता सब कुछ समझ रही है। जनता समझदार है, समझ रही है, मतदान भी कर रही है। आज पहले चरण का मतदान था और इसके बाद अब दूसरे चरण का मतदान जो है वो 3 नवंबर को होना है, और उसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े बड़े नेता और मंत्री लग गए हैं। एक और चीज़ थी उनकी रैली में जो खासा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी, उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर कहा है सर, और कहा है कि भ्रष्टाचार जो बिहार को कहीं ना कहीं खोखला कर रहा था, उस पर एनडीए ने लगाम लगा दिया है। 15 साल से नीतीश कुमार हैं हमारे मुख्यमंत्री, और जब से वो बीजेपी के साथ आए, पहले वो लालू यादव के साथ थे, आरजेडी में थे, जब से वो आए तब से आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है? क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमेशा देखा जाता है, चाहे वो प्रशासन हो या फिर वो हमारे नेता ही मंत्री क्यों ना हो, हमेशा पहले लोग ये भी कहते थे कि टेबल के नीचे से दिया जाता था, अब ऊपर से दिया जा रहा है, ये लोगों का कहना है। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पे सच में एनडीए लगाम लगाने में सफल हुई है? निशा, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, आपको कहीं भी बिना घूस के कोई काम नहीं होगा।
हर काम के लिए कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, लेकिन चढ़ावा जरूर चढ़ाना पड़ता है। अब आपने भ्रष्टाचार की बात कही तो मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाना चाहूँगा यहाँ पे, शराबबंदी। नीतीश कुमार की शराबबंदी, शराबबंदी तो उन्होंने लागू कर दी, शराब की फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी, शराब की दुकानें बंद हो गई और कई लोग इसमें, हजारों लोग इसमें बिहार के बेरोजगार हुए, लेकिन उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। हम लोगों ने देखा, खुशी हुई कि चलो भाई बिहार में शराबबंदी हुई, काफ़ी लोग खुश हुए, महिलाएं खासकर खुश हुई, लेकिन बिहार में कहीं शराबबंदी नहीं दिख रही है। अब शराब की दुकान तो बंद हो गई है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई थानेदार इस मामले में पकड़े गए हैं, शराब की तस्करी करवाने में उन्होंने सहयोग किया है। हर दिन, हर आए दिन शराब पकड़े जा रहे हैं, कभी 2 ट्रक तो कभी 200 बोतल, लेकिन शराब बिहार में है तभी तो ये पकड़े जा रहे हैं। शराब की बिक्री बिहार में हो रही है, लोगों के घर घर तक पहुंच रही है, तभी तो ये पकड़े जा रहे हैं, तभी तो इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। कई पदाधिकारी अब तक सस्पेंड हो चुके हैं, निलंबित हो चुके हैं, साथ ही बर्खास्त भी हो चुके हैं इस मामले में। अगर भ्रष्टाचार नहीं है बिहार में तो आखिर शराब कैसे बिक रही है बिहार में, ये बड़ा सवाल है। इससे ज़्यादा मैं भ्रष्टाचार पे और कुछ नहीं कहूँगा। निशा, दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने भी रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की, और इस रैली में उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पकौड़ा तलने के लिए कहा था इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी वापस से आते हैं तो आप उनको पकौड़ा खिला देना। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था निशा कि ये जो पक्ष और विपक्ष है, ये चुनाव के समय में चुनावी रैलियों में इसी तरह एक दूसरे पर निशाना साधते हैं ताकि पब्लिक को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। हालांकि जहाँ तक पकौड़ा तलने की बात है तो ये बेरोजगारी को लेकर के है, और बिहार नहीं पूरे देश में बेरोजगारी का ग्राफ जितना तेज़ी से बढ़ा है वो काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि और साथ ही जो अभी कोरोना के समय में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, कई सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद हो गई, कई कंपनीज तो अभी तक चालू भी नहीं हुई है, जबकि लॉकडाउन अब अनलॉक हो चुका है, लेकिन फिर भी अब तक कई फैक्ट्रियां चालू नहीं हो पाई है। बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि उसको दूसरे नज़रिया से भी लोग देखते हैं कि बेरोजगारी दर नहीं बढ़ा है बल्कि जनसंख्या बढ़ी है, जिसको लेकर के बेरोजगारी दर भी बढ़ा है। लेकिन ये पकोड़े तलने की बात तब हुई थी जब कहा गया था कि ये भी एक रोजगार है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि ये भी रोजगार है, पकोड़ा बेचना हो या समोसा बेचना या चाय बेचना, ये भी एक रोजगार है, इसे भी रोजगार ही समझें। तो इसे विपक्ष ने आड़े हाथों लिया इस मामले को, और तब से ये भी एक जुमला बन गया कि जो बेरोजगार हैं वो पकोड़ा तलें और पकोड़ा तल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खिलाएं। तो बिहार चुनाव में पक्ष और विपक्ष का भाषणबाजी जो है वो जोरों पर है, लोग एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि जैसा कि अभिजीत सर ने कहा कि जनता समझदार है, खास करके बिहार की जनता बहुत समझदार है। वोट दीजिए सोच समझ करके, जुमलेबाजी पर ध्यान ना दे करके, क्योंकि हर जब भी चुनाव होता है बिहार में, हर 5 साल पे आप अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो हमेशा ही ऐसे भाषणबाजी आपको सुनने को मिलती है। लोग आकर के ये भी कहते हैं कि आप इस सरकार को चुन लीजिए, पर वोट आपको देना है, ये आपका अधिकार है। तो अपने हिसाब से जो भी सरकार आपको लगता है कि बिहार का विकास कर सकती है उसको वोट दीजिए, वोट जरूर दें। हाँ, और वोट ज़रूर दीजिए। हम आपको वोट परसेंटेज भी बताएंगे कि किस किस ज़िले में अब तक कितना ज़्यादा जो है वोट जो परसेंटेज है वो हुआ है, ये भी लेकर के हम आपके बीच वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।